नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में। मैं अथर सोमवंशी आप सभी के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं अपनी क्लास का एक छोटा सा चैप्टर क्लास 8 का कोल एंड पेट्रोलियम। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो इतना इजी है, लेकिन वैसे ये एनसीईआरटी 3 पेज का चैप्टर है और मैं आपको आज सिर्फ समरी में आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ। और सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सीधे। फॉर्मेशन ऑफ कोल। सबसे पहले समझते हैं कोल होता क्या है, कोल बनता कैसे है। कोल बनता कैसे है, एनसीईआरटी के हिसाब से 300 मिलियन ईयर्स पहले, 300 मिलियन ईयर्स पहले जब धरती पे बहुत लो लाइंग लैंड, मतलब लैंड जो थी वो बहुत नीचे थी, उस समय में बहुत डेंस और बहुत घने फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो उसी से जब फ्लडिंग होती थी या जब बहुत ज्यादा बारिश होती थी, जब फ्लड्स आ जाते थे, तब क्या होता था, ये फॉरेस्ट, ये पेड़ जो होते थे, ये उस फ्लड में नीचे जाके बहुत नीचे बैठ जाते थे। इतना नीचे, कितना नीचे, इतना नीचे कि ना वहां तक कोई बैक्टीरिया पहुंच सके, ना वहां तक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच सके जो इनको डिकम्पोज कर पाए। इसीलिए इनको ये कभी इनको डिकम्पोज होने में बहुत दिक्कत होती थी और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट के लिए कारण, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट के कारण जो थे ये कोल और लिग्नाइट की फॉर्म में आ जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ड्यू टू फ्लडिंग फॉरेस्ट वर बरीड अंडरनेथ सॉइल। मतलब जब फ्लड आती थी तो जो फॉरेस्ट होते थे, मतलब ढेर सारे पेड़ जो होते थे, वो नीचे जाके एकदम नीचे लो लाइन लैंड में चले जाते थे, जिससे जब उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर पाते थे तो वो कोल का फॉर्मेशन ले लेते थे। किसके कारण? बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण। यहाँ लिखा हुआ है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड वेजिटेशन वाज कन्वर्टेड टू कोल। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो वो पेड़ होते थे वो किसका फॉर्मेशन ले लेते? कोल का। ठीक, अब अगले पेज पे चलते हैं। इसमें से इसको सिंपली इसको थोड़ा करते हैं, मतलब समझते हैं क्या है ये, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको यूज आज के समय हम कैसे करते हैं। आज के जैसे बहुत ज्यादा कोयले की खदानें होती हैं, बहुत ज्यादा इसकी माइनिंग की जाती है, बहुत ज्यादा क्यों, कुछ तो यूज होगा, कुछ ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कुछ ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होता है। जैसे फॉर्मेशन में दिया हुआ है, कोल इज द फॉसिल फ्यूल formed from the remain of dead plant that lived million of year ago। मतलब कोल क्या होता है? एक फॉसिल फ्यूल होता है जो किससे बनता है? और डेड प्लांट्स और डेड प्लांट्स के रिमेन वेजिटेशन से, जैसे जो बहुत मिलियन साल पहले इस धरती पे थे। और जब वो फ्लडिंग आई, वो धरती के नीचे गए, सॉइल से वो दबे, और जब सॉइल लेयर उनके ऊपर आती रही आती रही आती रही और इतना ऊपर आ गई कि वो बहुत नीचे चले गए। ठीक, और अंडर लेयर देखो, these plant accumulated and swamp were buried under the layer of sediment। और ये जब बहुत ज्यादा नीचे चले गए, बरीड हो गए, तो ओवर अ टाइम हीट एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म, जैसे अभी मैंने बताया, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण ये जो थे कोल का फॉर्मेशन ले लेते हैं। अगला इसका यूज क्या है? इससे बहुत ज्यादा क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग, और पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के लिए कोल इज आल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसके इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पावर प्लांट्स में यूज होती है। जैसे आप जानते हैं कि वो इससे जलाया जाता है, इससे स्टीम निकलती है, तो उसके बाद टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अब इसके दूसरे जहाँ पे कोल एंड पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम की बात करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? इसका भी बनने का प्रोसेस सेम था, लेकिन इसमें एक डिफरेंस था, ये लैंड पे हुआ था, मतलब अर्थ की लैंड पे जहां आज हम लोग रह रहे हैं, और ये मरीन लाइफ में हुआ था, मतलब वो समुद्र के अंदर हुआ था। और आज भी होता है, जैसे बहुत ज्यादा जब मरीन लाइफ में कोई मरीन एनिमल जब मरता है और बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, वो भी जब लेयर मतलब पानी के नीचे जो जमीन रहती है उसके नीचे जब वो बरीड होता है, उसके ऊपर जब रेत आती रहती है या जो सॉइल होती है वो जो आती रहती है, तो उसके बाद जब ये पेट्रोलियम जो होता है फॉर्मेशन,
The formation of petroleum is also known as crude oil and fossil fuel formed from the remain of एशियन मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब मरीन ऑर्गेनिजम्स के कारण ये, जैसे इसमें प्लांट्स थे और जानवर थे, जब वो नीचे गए तब क्या बना, कोल। और जब इसमें ढेर सारे मरीन एनिमल्स नीचे गए, मरीन मरीन मतलब फिशेस वगैरह, जब वो नीचे लाई गई, बहुत ज्यादा बरीड हो गई अंदर, तब क्या बना, पेट्रोलियम बना। उसमें भी ये डिकम्पोज नहीं हुई, इतना नीचे चली गई कि बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा हीट के कारण ये भी पेट्रोलियम का फॉर्म ले लेती है। पेट्रोलियम का यूज क्या है, पेट्रोलियम का यूज आप सब जानते हैं, इसको जब रिफाइन करते हैं, इसके रिफाइनरीज के कारण हम लोग इससे पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, जिससे आज के समय में हमारी मोटरसाइकिल, हमारी कार, ये सब वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। और इससे क्या होता है, जेट फ्यूल फॉर एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जेट फ्यूल वगैरह जो आज से फाइटर जेट्स वगैरह उड़ते हैं उनसे भी, ठीक है। तो बस यही है इस चैप्टर में कि बस हमें बताया गया है कोल और पेट्रोलियम होता क्या है, कोल और पेट्रोलियम का यूज क्या है, कोल और पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो कितना, मतलब निकालने के बाद उसको कितना रिफाइन किया जाता है। कोल कोल जैसे ये चीजें बहुत ज्यादा अगर हम लोग निकाल रहे हैं, ये भी एक बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में होती है, माने ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए काफी ज्यादा काम भी करती है। और इनके दो डिसएडवांटेज है, पहला कि ये नॉन रिन्यूएबल है, ये हमारे लिए ये परमानेंट नहीं है, ये नहीं हम इसको हमेशा निकालते रहेंगे तो ये हमारे हमारे साथ हमेशा हम इसका यूज कर सकते हैं। ये जो होता है कभी मतलब नीचे भी एक समय ऐसा आएगा जब अगर हम लोग इसी स्पीड से निकालते रहेंगे तो ये खत्म हो जाए, मतलब इसके स्टॉक्स एंड हो जाएंगे और इसके बाद हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। अब कौन सी बात है, आज के समय बताया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सबसे ज्यादा किसके कारण हो रही है, कोल की वजह से हो रही है, पेट्रोलियम की वजह से हो रही है। गाड़ी चल रही है, पेट्रोल से धुआं निकल रहा है, उसमें बर्न क्या हो रहा है, पेट्रोल। को आज के समय इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही कोयले से, कोयले से जब कोयले का कोल गैस जब निकल रही है तो उससे CO2 निकल रही है, वो भी एटमोस्फियर में जब जा रही है तो उससे भी तो इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छी गैस है नहीं ना। यही है कि पेट्रोलियम और ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब अगला इसी से कुछ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बस। जैसे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, coal and petroleum are both are the fossil fuels because of they are formed from the remain ancient of dead organisms। जैसा मैंने बताया कि ये जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं, ये दोनों के बनने का तरीका तो सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि ये फॉसिल फ्यूल कोल जो होता है वो हमारे क्रस्ट यानी कि धरती के ऐसे लैंड पे बनता है जहां हम लोग आज रह रहे हैं, और जो पेट्रोलियम होता है वो सी में बनता है, मतलब पानी में जहां मरीन लाइफ रह रही है आज के समय, वहां पे पेट्रोलियम बनता है। और दोनों के दोनों फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल वही जो नेचुरल रिसोर्स होता है जो किसी डेड वेजिटेशन से बनता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीनिंग दे कैन नॉट बी रिप्लाई, मतलब एक हिसाब से ये समझ लीजिए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताया कि लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास इनका स्टॉक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, इसे हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मतलब ये परमानेंट हमारे पास नहीं रहते हैं। अगर हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये एक टाइम पर इसका स्टॉक खत्म हो जाता है और इसके आगे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, द कंबशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम रिलीजेस द ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब ये कंबशन मतलब इनका जलना, कंबशन मतलब इनका जलना, जब हम इनको जलाते हैं, इनको बर्न करते हैं, जैसे कोल में क्या होता है, हम कोल जलाएंगे, टरबाइन घूमेगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन जो कोल इवेपोरेट होगा, जो कोल गलम होगा, उससे जो गैस निकलेगी, कोल गैस, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो और यही चीज पेट्रोलियम के साथ भी होती है, जब हम पेट्रोलियम मान लीजिए पेट्रोल या डीजल हम अपनी गाड़ी में चलाते हैं, जब गाड़ी चलती है उसका इंजन जब इसको बर्न करता है, पीछे से एग्जॉस्टिंग बर्निंग वाला जो धुआं निकलता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आज समय ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा है, क्योंकि हम ज्यादातर हमारे दुनिया का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ज्यादातर जो हम लोग किस पे डिपेंड है, सिर्फ ये कोल और पेट्रोलियम जैसे ऐसे नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंसेस पे, जो एक समय के बाद हमारे पास नहीं रहेंगे। विच
contribute to climate change. It is an important develop alternative energy source and reduce reliance for fossil fuel to protect the environment. मतलब इसमें ये कहा है कि क्लाइमेट जो है इसका कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा होता है क्लाइमेट चेंजिंग में। मतलब हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, क्लाइमेट चेंज होगा, धरती गर्म होगी। आज समय हो ही रहा है, इतना ज्यादा गर्मी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, CO2 बढ़ रही है। तो CO2 कैसी गैस है? गर्म गैस। तो इसी की वजह से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज में भी। और इट इज एन इम्पोर्टेंट टू डेवलप अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स एंड रिड्यूस द फॉसिल फ्यूल। मतलब हमें कोई ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेस टाइप एनर्जी के सोर्स ढूंढने चाहिए जो हमारे अच्छा हो। मतलब जैसे विंड विंड एनर्जी हो गया, ये सब जो होते हैं ना, एक ऐसे है जो नॉन रिन्यूएबल, मतलब हम इसको यूज करें तो ये खत्म भी नहीं होंगे और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी होता है। इसलिए बस यही इस चैप्टर में दिया है कि हमको समझना क्या है कि बस कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। ठीक है, बस इसके यूजेस, ये कैसे बनता है, बस यही इतने में दिया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा कि 3 पेज का चैप्टर है ये। उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ उसमें कहानी गढ़ देते हैं लोग, सिर्फ छोटी सी इंफॉर्मेशन रहती है, बाकी पूरी कहानी है। इतना इजी चैप्टर है, अगर आप चाहें तो इसको आधे पन्ने में खत्म कर सकते हैं। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। नमस्कार।